नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रभाकर एकेडमी। प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्या डिस्कस करूँगा उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ईवीएस जो है सीटेट 2024 का जो 7 जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पर्यावरणीय अध्ययन है शिक्षण शास्त्र उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप फैक्ट्स को अगर लर्न कर लेते हैं तो आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई का होने वाला है ईवीएस सेक्शन में आप आउट ऑफ 30 में से 30 नंबर गेन कर सकेंगे। तो कि दोस्तों क्या है, भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। हॉट स्पॉट क्या है, ये कितने होते हैं, इन सबों के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्तमान में विश्व में 35 हॉट स्पॉट हैं। कितने हॉट स्पॉट कितने हैं? 35 हॉट स्पॉट हैं और जिनका विस्तार विश्व का 2.3% क्षेत्रफल पर है। कितना है? 2.3% एरिया पे है पूरे विश्व का। अब विश्व में चिन्हित 35 हॉट स्पॉट में से जो 4 हॉट स्पॉट हैं वो भारत में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? 4 हॉट स्पॉट भारत में स्थित हैं। भारत में जो स्थित हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन है? इंडो बर्मा क्षेत्र। कौन सा फर्स्ट वाला कौन सा है? इंडो बर्मा क्षेत्र है। और सेकंड क्या है? हिमालयी क्षेत्र। और उसके साथ साथ पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। और नेक्स्ट क्या है? लास्ट वाला श्रीलंका सुंडालैंड। ये 4 हमारे हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, जो पूरे विश्व में से 4 इंडिया में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पर्यावरण से संबंधी अति महत्वपूर्ण संगठन, जो कौन कौन से महत्वपूर्ण संगठन हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो पर्यावरण से संबंधित हैं उसके बारे में। IUCN क्या है? इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या है? IUCN का ये फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। और पौधों एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकने का एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से ये बचाता है। कौन बचाता है? IUCN का मुख्य कार्य है बचाने का। जो पौधे होते हैं और पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं, उनको बचाने का काम कौन करता है? IUCN। यही रेड डाटा बुक लॉन्च करता है जो खत्म होने वाली प्रजातियां होती हैं उनके बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। क्या? WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यह पर्यावरण के संरक्षण के लिए शोध पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। किसके लिए काम करता है? संरक्षण के लिए, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। अब UNEP का है। UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म। ये डायरेक्टली पूछ जाता है हमारे सीटेट के एग्जाम्स में कि UNEP का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। तो मैं बता दूं कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है UNEP का मुख्यालय? नैरोबी केन्या में। कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में UNEP का मुख्यालय है। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं का निर्माण हेतु इसका गठन किया गया। क्या? बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके कार्यक्रमों को निर्माण देने के लिए UNEP का गठन किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? IPCC के बारे में। IPCC क्या है? IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे कैसे क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है उसके बारे में ये संस्था जो है, संगठन जो है, इसका निर्माण किया गया है। इसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरे को मूल्यांकन करना है। क्या है? मानवीय गतिविधियों से, जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं उसके द्वारा जो क्लाइमेट में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, खतरे क्या क्या हैं, उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है और उस पर डिस्कस किया जाता है। अर्थ समिट 1992 क्या? अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या है इसके बारे में डिस्कस। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसे रियो सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता
है, रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक दिवस तो पूछ ही, इम्पोर्टेंट जो डे हैं ये पूछ ही लिया जाता है एक, और 1 नंबर आपको 100% इससे मिल जाएगा अगर आप इसको अच्छे से देख ले रहे हैं, लर्न कर ले रहे हैं। तो क्या है? वन्य जीव संरक्षण दिवस। क्या है? वन्य जीव संरक्षण दिवस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मीन्स वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ह्यूमिडिटी डे, वर्ल्ड ह्यूमिडिटी डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को मनाता है। और पृथ्वी दिवस कब मनाता है? अर्थ दिवस जो है कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च और 22 अप्रैल ये हो गया विश्व मौसम दिवस। उसके बाद क्या है? अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्या कि जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डे या कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन को हम O3 भी बोलते हैं। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस जो है कि वर्ल्ड माइग्रेटिव बर्ड डे 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। और विश्व प्रकृति दिवस, क्या? विश्व प्रकृति दिवस वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व पशु कल्याण दिवस, विश्व पशु कल्याण दिवस वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हैं, अगर इसको आप लर्न कर लेंगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्या है? विश्व पर्यावरण पशु कल्याण दिवस, विश्व वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को विश्व वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है। और विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व वन्य जीव प्राणी सप्ताह कब मनाया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक अक्टूबर सप्ताह का पहला महीना, अक्टूबर माह का पहला सप्ताह जो है कि विश्व वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व वन्य प्राणी दिवस। और विश्व खाद्य दिवस जो है खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में। किसके बारे में? एग्रीकल्चर में कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्रीकल्चर में क्या किया? एपी कल्चर। किसका? एपी कल्चर। मधुमक्खी के पालन को क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। और मत्स्य पालन, मछली के पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं। बागवानी उद्यान कृषि उद्यानिक को हार्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। और फलों की खेती को फ्रूटिकल्चर भी बोलते हैं। अब रेशम कीट पालन कर रेशम उत्पादन करने को सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। और केचुआ के पालन को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर बोलते हैं। और मलबरी कृषि करते हैं तो मोरिकल्चर बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं क्या? सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं? सिल्वीकल्चर जो होता है वनों का विकास व प्रबंधन करने के लिए सिल्वीकल्चर किया जाता है। और अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? अंगूर की अगर खेती करते हैं तो हम उसको विटीकल्चर बोलते हैं। सब्जियों की खेती करते हैं तो उसके खेती क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर बोलते हैं। और एक बार में एक ही फसल की कृषि जब की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोकल्चर बोलते हैं। समुद्र में समुद्री जीवों का भोजन कृषि हेतु करते हैं तो क्या होता है? मरीन कल्चर होता है। क्या होता है? मरीन कल्चर होता है। और पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि कार्य किए जाते हैं तो हम हाइड्रोकल्चर बोलते हैं। और जिस टेक्निक से किया जाता है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। पानी में किसी भी चीज़ को प्लांट्स को उगाने को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या? एक्वाकल्चर क्या होता है? जलीय जीवों व जलीय पौधों की कृषि की जाती है तो उसे एक्वाकल्चर बोला जाता है। अब नेक्स्ट मानव डिजीज के और रोग कारक सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
ह्यूमन डिजीज एंड कॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे कौन कौन से डिजीज होते हैं मानव के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या मानव डिजीज में क्या है कि क्षय रोग मीन्स टीबी, टीबी किससे होता है, जीवाणु से होता है मीन्स बैक्टीरिया से होता है। और खसरा मीजल्स किससे होता है, तो वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। अब हम नेक्स्ट चिकन पॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में, चिकन पॉक्स के बारे में, जो है कि वायरस से होता है। ये किससे होता है, वायरस से। पोलियो किससे होता है, तो वायरस होता है। पोलियो की जो वैक्सीन है उसको ओपीवी बोलते हैं मीन्स इसलिए मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो मुंह में पिलाई जाती है तो उसको ओरल बोला जाएगा। ठीक है। हैजा क्या है, हैजा कॉलेरा जो है जीवाणु से बैक्टीरिया से होता है। और टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया से होता है कंटामिनेटेड वाटर पीने से। और हेपेटाइटिस ए जो होती है किससे होती है, वायरस से होता है। और मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो होता है उससे होता है। अब नेक्स्ट हम उसके बारे में डिस्कस, नृत्य, कौन से स्टेट के कौन कौन से नृत्य डांस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे घूमर, तो घूमर कहाँ का डांस है, ये राजस्थान का। घूमर कहाँ पे है, राजस्थान का डांस है। ये पूछा जाता है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ से कहाँ का डांस है, तो भांगड़ा कहाँ का है, तो पंजाब का है। और लावड़ी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। और चोंग कहाँ पे है, तो नागालैंड का। चोंग कहाँ का है, तो नागालैंड का है। और ओडिसी डांस कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। और बिहू डांस असम का है। ये बिहू वाला जो असम का जो डांस है ना, ये बार बार पूछा जाता है बिहू कहाँ का डांस है, तो असम का है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुखौटा डांस कहाँ पे है, मुखौटा डांस जो है अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। और कथकली कहाँ का है, तो केरल का है डांस। गढ़वाली जो डांस है उत्तराखंड का है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और रासलीला उत्तर प्रदेश का। उसके साथ साथ कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। यक्षगान कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। और गरबा जो डांस है गुजरात है। ग से गरबा, ग से गुजरात, गुजरात क्या है, ग से गरबा और ग से गुजरात। और लास्ट क्या है, छऊ डांस, जो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में डांस किए जाते हैं वो छऊ डांस है। अब कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किस पे डिपेंडेंट करते हैं, ये आपके माइंड पे डिपेंडेंट करते कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी नहीं है। कौन, बंगाल की खाड़ी हमारे कहाँ पे है, इंडिया के ईस्ट में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। इंडिया के मैप के ईस्ट में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो यह दिया होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या दिया होगा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र जो है तो वेस्टर्न कोस्ट पे है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको अगर देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स पहला वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा जो बंगाल की खाड़ी के किनारे पे नहीं है। उसके बाद देखेंगे क्या कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये सब क्या हो जाएंगे, इसके किनारे पे हो जाएंगे। किसके किनारे पे हो जाएंगे, बंगाल के खाड़ी के किनारे पे हो जाएंगे। कौन, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये हो जाएंगे। इसका ये राइट आंसर है। इसमें दिया हुआ क्या, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु। उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु, तो उड़ीसा और तमिलनाडु तो है ही, बट केरल जो है ये क्या है, वेस्टर्न कोस्ट में है, इसलिए गलत हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये वाला गलत हो जाएगा। और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु दिया हुआ है तो केरल इसमें भी आ गया, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है कि 3 राज्यों का ऐसा समूह, क्या 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किनारे पर अरब सागर है। जिनके किनारे पर क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है। ठीक है। तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक मतलब अरब सागर या अरेबियन सी, मीन्स हमारे पश्चिम घाट पे, किधर है, वेस्टर्न घाट पे। तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसका राइट ऑप्शन है। मीन्स यही जो है कि केरल और कर्नाटक जो है, महाराष्ट्र जो है कि ये हमारे वेस्टर्न घाट पे हैं। अब इसमें कुछ और भी ऑप्शन दिए गए, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो मैं ये केरल और कर्नाटक तो सही है, बट ये क्या आंध्र प्रदेश जो है कि ये ऑप्शन गलत है, मतलब इसलिए ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन जो हो जाएगा ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। मीन्स आंध्र प्रदेश जो है कि कहाँ पे है, ईस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो उड़ीसा जो क्या हो जाएगा, ये ईस्टर्न कास्ट पे हो जाएगा। आंध्र प्रदेश भी ईस्टर्न कास्ट पे, और महाराष्ट्र जो है वेस्टर्न कास्ट पे है। बट ये कि ये क्या है, एक ही इसमें सही हो जाएगा और ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो इसलिए तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल के बारे में डिस्कस करते हैं। पश्चिम बंगाल जो है कहाँ पे है, पूर्व में हमारे है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, जो हमारे अरब सागर में ये नहीं है, इसलिए मतलब कि फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन कौन से हैं, मीन्स द 3 नेबरिंग स्टेट सराउंडिंग मिजोरम, मिजोरम के चारों तरफ, तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़ और ये सब। तो इसमें क्या हो जाएगा, असम तो है बट बिहार नहीं है और छत्तीसगढ़ इसके नेबरिंग कंट्री स्टेट नहीं है, ठीक है। इसमें बिहार और छत्तीसगढ़ नहीं हो जाएगा। इसमें क्या, बिहार, इसमें भी बिहार आ गया, मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन गलत हो ही गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश और असम, तो इसमें वेस्ट बंगाल नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश दूर है थोड़ा। और त्रिपुरा, जो त्रिपुरा, असम और मणिपुर से ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है कौन, मिजोरम स्टेट जो है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा वाला जो है त्रिपुरा, असम, मणिपुर, ये सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, वो क्या है उसके बारे में डिस्कस। तमिलनाडु के निकटवर्ती कौन राज्य है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है, मीन्स नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या दिया, आंध्र प्रदेश दिया हुआ, कर्नाटक दिया हुआ, महाराष्ट्र। तो इसमें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो सकते हैं, बट ये जो महाराष्ट्र है, क्या महाराष्ट्र दूर है उधर, मतलब कि हमारे वेस्टर्न कॉस्ट में आ जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, इसमें मिस्टेक हो जाएगा। उसके बाद तीसरा वाला क्या दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कि ये उड़ीसा जो है ये दूर हो जाएगा किससे, हमारे तमिलनाडु से, इसलिए ये नहीं होगा इसके पड़ोसी राज्य में। और आंध्र प्रदेश, फोर्थ लास्ट वाला क्या दिया है, इसलिए ये वाला गलत हो जाए, थर्ड वाला। अब फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात जो है बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी लास्ट मिस्टेक हो जाएगा। अब हम राइट ऑप्शन के बारे में देख सकते क्या है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो हैं ये क्या है, इसके निकटवर्ती राज्य हैं, किसके, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि आप किससे जा रहे हैं, छोटे से मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ पहुंचना चाहते हैं, किसे, पटना से चंडीगढ़ पहुंचना चाहते हैं, तो संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर के आपको नहीं गुजरना पड़ेगा वो कौन सा है, तो हरियाणा दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, पंजाब दिया हुआ है और दिल्ली दिया हुआ है। तो इसमें मतलब हरियाणा से तो आपको जाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नहीं गुजरने की बात की गई है, ऐसे ही सीटेट क्रिटिकल क्वेश्चन बनाता है नहीं पूछ करके, आप देख पढ़ेंगे नहीं पढ़ना भूल ही जाएंगे, और इसलिए ये मिस्टेक हो जाती है। इसलिए हमको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर देना है। तो हरियाणा से हमारी ट्रेन जाकर गुजरते हो जाएगी और उत्तर प्रदेश से भी जाएगी, उसके साथ साथ दिल्ली से भी जाएगी। यहाँ पे पंजाब से जो हमारी ट्रेन है नहीं गुजरेगी, मीन्स हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये सब जो हैं गलत ऑप्शन हमारे हो जाएंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ये गलत ऑप्शन है, इससे गुजरेगी, बट इसमें नहीं गुजरने की बात बोला है तो पंजाब, जिससे नहीं गुजरेगी हमारी ट्रेन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इस प्रकार के प्रश्नों का अगर सही जवाब देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने मैप को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा, हमको इंडिया के मैप को देखना पड़ेगा। जैसे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे इंडिया का मैप दिया गया है, आप आराम से इसमें देख करके कर सकते हैं। मीन्स आपको अगर सीटेट का एग्जामिनेशन पास करना है तो इंडिया के मैप के बारे में बहुत ही अच्छे से तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे दिया गया भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनके किनारे बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी किन किन स्टेट्स के किनारे है, तो राज्य कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं जहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश कौन से है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, तो पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये आप मैप से देख करके सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि आपका नंबर, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 1 नंबर आपका कटे नहीं, जैसे आउट ऑफ 30 में से 30 नंबर लाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट चीज़ों के बारे में डिस्कस, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या है कि भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जिनके किनारे पे अरब सागर है, तो राज्य बोला जाएगा तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। कौन, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये क्या, जहाँ पे अरब सागर, अरेबियन सागर मीन्स हमारे पश्चिम, इंडिया के पश्चिम में है। कहाँ पे, इंडिया के
पश्चिम में है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन 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 से हैं, तो दमन दीव और लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली जो है कि ये हमारे अरेबियन सी में हैं, मीन्स अरब सागर में है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या टाइप 2 के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसके बारे में कैसे आएंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है कि टाइप 2 के क्वेश्चंस अगर ऐसे ही क्वेश्चन आते 100% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। ये मत समझिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे राइज ही होते हैं। और आप अगर इसको करके अच्छे से अभी समझ लेते हैं और ऐसे इसका प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर कहीं नहीं गया हुआ है ऐसे, ठीक है। कक्षा 5 की पुस्तक में छपे गोलकुंडा, क्या गोलकुंडा के किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर जाओ 110 मीटर दिया हुआ है। एक से मैप में, अब मैप छोटा मॉडल है, जो जैसे अब बड़ी चीज़ों को छोटे जगहों में दिखाना तो हमको स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, इसलिए 1 सेंटीमीटर पर क्या माना गया है, 110 मीटर माना गया है कि दूरी को दर्शाता है। तो इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी दिया हुआ क्या 14.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की दूरी कम से कम क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि 15.62 और उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन 14.2220 और थर्ड वाला क्या दिया हुआ 1.56 किलोमीटर, उसके बाद क्या दिया हुआ है 1.420 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ क्या क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या दिया 110 मीटर, क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है, क्या है 14.2 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, ये इतना है, 1 सेंटीमीटर का 110 सेंटीमीटर है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा हमारा क्या है, जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच से कम दूरी को क्या हो 14.2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 110 से, तब 0 से ये पॉइंट जो है कैंसिल हो जाएगा। और जब 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 मतलब 2 हो जाएगा, और 11 चौको 44 में 2 जोड़ देंगे तो 46 मतलब 6 हो जाएगा, और कैरी जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 11 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 11 का 11 4 15 हो जाएगा, मीन्स 1562 मीटर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1562 मीटर आ गया। अब ये ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, अब आपको किलोमीटर में भी ऑप्शन दे सकता है, तो जैसे ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। 1 किलोमीटर बराबर होता है क्या 1000 मीटर, हम किलोमीटर में हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा किलोमीटर में आ जाएगा, मीन्स 1.562 किलोमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1.56 किलोमीटर 1.56 किलोमीटर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या दिया हुआ है, दिया ये है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के 1.1 सेंटीमीटर पर क्या 110 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर 110 मीटर दिया हुआ है और दूरी को दर्शाता है। तो इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर क्या होगी, 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर व 110 मीटर दिया हुआ है। तो आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ 16.94 किलोमीटर और दूसरा क्या दिया हुआ है कि 15.40 किलोमीटर और तीसरा क्या दिया हुआ है 1.694 किलोमीटर और चौथा क्या दिया हुआ है 1.54 किलोमीटर। मीन्स हमको आंसर किस में लाना है, किलोमीटर में ही लेकर के आना है, इसलिए जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है उसको हम लोग अगर किलोमीटर में भी चेंज करके लगाएंगे तो उस तरह भी लग जाएगा और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर बराबर क्या दिया हुआ 110 मीटर। अब फतेह दरवाजे और पटनचेरू के दरवाजे के बीच की दूरी 15.4 दिया हुआ है सेंटीमीटर, जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की दूरी कम से कम कितनी हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई हम जो इस ये दिया हुआ 15.4 सेंटीमीटर इसका मल्टीप्लाई 110 में करेंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी क्या 15.4 मीटर इंटू 110 मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा कि 0 से ये पॉइंट हट जाएगा,
11 चौको 44 को 4 हो जाएगा, और उसके बाद 11 5 55, 55 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा, 59 को 9 हो जाएगा, और 11 कम 11, 11 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, मीन्स 1694 मीटर ये हो जाएगा। और इसका अगर ये मीटर में कितने में, मीटर में आया 1 किलोमीटर बराबर अब दिया हुआ क्या होता है, क्या ये स्टैंडर्ड, ये इसको याद कर लिए 1 किलोमीटर कितना होता है तो 1000 मीटर होता है। अब 1000 मीटर से हम डिवाइड करेंगे, 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे 1694 में तो क्या आ जाएगा 1.694 किलोमीटर आ जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला 1.694 किलोमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये क्या है एक डेमो है, इसको आप प्रैक्टिस सेट में सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे ही देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आए रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में, किसी पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र दिया, किसका, गोलकुंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र में तली का पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा हुआ क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। कितना लिखा हुआ पैमाना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर, कितना है 13.3 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों बुर्ज के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी, तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं दोस्तों बता दूं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1.6 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर, और थर्ड ऑप्शन 1.4 किलोमीटर, और फोर्थ वाला क्या दिया हुआ 1.7 किलोमीटर। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे चार चीज़ें हुई हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या दिया हुआ है 110 मीटर। क्वेश्चन में क्या दिया था 1 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड जो था पैमाना जो था 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया हुआ है। इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की दूरी को हमको निकालना है, तो क्या दिया हुआ है 13.3 सेंटीमीटर दिया, क्या दिया हुआ 13.3 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की दूरी क्या है 13.3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 11 का मल्टीप्लाई, जो 0 तो कैंसिल आउट हो गया, अब 11 का मल्टीप्लाई 133 में करेंगे तो 11 11 3 जा 33 को 3 कैरी 3 11 33 33 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएगा, और 11 कम 11 में 3 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, मीन्स 1663 मीटर आ गया। और हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे किसमें, किलोमीटर में चेंज करेंगे। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.463 किलोमीटर हो जाएगा। या 1.46 को अगर हम व्यापक रूप में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 यहाँ पे दिया हुआ है तो 6 से 1 आकर के यहाँ पे 4 में ऐड हो जाता है, मीन्स 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो मैं बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन जो है कि सेकेंड वाला 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। जैसे ये दिया हुआ है क्या, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है 1.46 का 3 का दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दिया गया है क्या, उसके बारे में नोट के बारे में क्या दिया उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि नोट 1.463 किलोमीटर करीब 1.5 के लिए भी है, इसलिए 1.5 किलोमीटर आंसर होगा। अगर ये संख्या 1.45 या इससे कम होती या 1.44 होती तो ये इसका आंसर 1.4 होता है। ओके दोस्तों, ये माइनर मिस्टेक इसमें दिया गया है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका नंबर 100% 30 में से 30 नंबर आएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए स्किप न करते हुए। अब हम टाइप 3 के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी निकालना, क्या निकालना, औसत चाल निकालना है, स्पीड निकालना, क्या निकालना है, स्पीड इसमें निकालना रहेगा। एक शहर एक्स जो है जिसमें हम कार से जाते हैं, सुबह कब जा रहे हैं 7:30 बजे निकल रहे हैं, कब AM में सुबह 7:30 बजे निकल रहे हैं, शहर से 7:30 बजे निकल रहे हैं। और शहर वाई में कब जा रहे हैं 22:30 पे निकल जा रहे हैं, कब 22:30 पे, मतलब रात को 10:30 बजे, रात को 12:10 मतलब रात को 10:30 बजे पहुंच रहे हैं। यदि दोनों शहरों के बीच करीब 540 किलोमीटर, कितना है 540 किलोमीटर है, तो कार की औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। ऑप्शन क्या दिया हुआ है 36 मीटर पर सेकेंड और 24 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड ये दिया गया है।
तो मतलब हमको आंसर किस में लाना है, मीटर पर सेकंड में। जो ये किलोमीटर दिया गया है या घंटा में जो दिया गया है इसको हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से देखने से ये पता चल रहा है। अब हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं पूरी, हम पूरी बातों को डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो क्या दिया टाइम 15 घंटा हो जाएगा 7:30 बजे से लेकर के, सुबह 7:30 बजे से लेकर के अगर हम रात को 10 साढ़े 10 बजे तक काउंट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, घंटों की संख्या 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो घंटों की संख्या 15 हो जाएगी। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, मीन्स घंटों की संख्या 15 का मतलब टाइम 15 आवर हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हो गया, 540 किलोमीटर। एवरेज स्पीड पर होता है क्या, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकिंग, मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना है 540 में अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं किससे 15 से, तो कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। मीन्स 15 दूनी 30, 15 45 और 10 कितना बच गया, 9 बच गया, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको हमको वैल्यू किस में निकालनी पड़ेगी, किलोमीटर पर सेकंड से, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। और उसमें करना क्या पड़ेगा, हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये कैसे 5/18 कैसे आ रहा है, अगर इसको जानना है तो मैं इसको सेपरेट वीडियो में, छोटे से शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा कैसे 5/18 ये आ रहा है। मल्टीप्लाई क्यों 5/18 से ही किया जा रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5/18 से अगर हम 36 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 18 से 36 कट जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मीन्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो इसका राइट ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड होगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज किए, जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा था 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। 10 मीटर पर सेकेंड की वो चाल से चलेगी तो 15 घंटे में पहुंच जाएगी, एक शहर से दूसरे शहर के बीच के डिस्टेंस को कवर कर लेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि इसके बाद ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा। ओके दोस्तों, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एकदम मन लगा के, दिल लगा के, सारी चीजें आपका सीटेड 100% क्लियर होगा। मैं बता दे रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को, कब 29 सितंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से गुजरात कहाँ पे है, गुजरात में सूरत है, जो से नागरकोइल केरल जा रहा है, कहाँ, सूरत से केरल जा रहा है। यह ट्रेन सूरत से 20:45 पर निकली, मतलब 8:45 पर रात में निकली, ठीक है। कब, 29 सितंबर को। अब अक्टूबर में गई, 1 अक्टूबर को, कब 2019 को 12:45 नागरकोइला पहुंची। यदि सूरत से नई नागरकोइला के बीच ट्रेन की जो दूरी है 2200 किलोमीटर, कितना 2200 किलोमीटर है, तो इस ट्रेन की औसत चाल कितनी होगी, औसत चाल कितना होगी। ऑप्शन क्या दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर इसका जो एलोबरेशन है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्या है कि 136.5 किलोमीटर दिया हुआ फर्स्ट वाला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन 82 किलोमीटर पर सेकेंड घंटा, और 3 वाला क्या दिया 55 किलोमीटर प्रति घंटा, फोर्थ वाला क्या दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे सारी चीजें आई हैं उसके बारे में। क्या दिया हुआ है कि टाइम क्या दिया हुआ है 40 घंटा, 29 सितंबर 2019 से लेकर के 8:45 से लेकर 1 अक्टूबर 2019 के बीच की जो 12:45 से के बीच के जो घंटों की संख्या कितना 40 घंटा है, 40 घंटे हैं, कितने हैं 40 घंटे। और डिस्टेंस 2200 किलोमीटर डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड पर क्या होता है, आप ये वाला क्वेश्चन का जो ये मतलब कि ये क्या है फार्मूला, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। क्या करिएगा, इस फार्मूले के भी आप लर्न कर लीजिएगा। तो क्या दिया हुआ है डिस्टेंस बाई टाइम, एवरेज स्पीड बाय डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 2200 और दिया हुआ है टाइम क्या दिया हुआ है 40 घंटा। अब 2200 में 40 घंटे से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, और 2 कैरी बच गया तो 4 5 20, कुल मिलाकर के 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्या जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला 55 किलोमीटर प्रति घंटा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो वीडियो मैं बता दूं कि दोस्तों, मैं बता दूं कि वीडियो यहीं पे एंड हो रही है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और आपका जो सीटेट एग्जाम क्लियर हो जाए। मेरी यही शुभकामनाएं हैं दोस्तों। तो नमस्कार।